अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ये सन 2024 का पहला वीलॉग है। कल मैंने वीलॉग नहीं किया, पहला रोज़ था नए साल का, और उसकी सबसे बड़ी वजह यकीन जानिए वो यही थी कि साल के पहले दिन मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करता था। लेकिन साल के पहले दिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है और किसी तरफ से कोई अच्छी उम्मीद या अच्छी खबर नहीं थी, तो इसलिए कल दिल ही नहीं किया वीलॉग करने का। सच्ची बात यह है कि कोई ऐसी बात थी नहीं करने वाली जिससे मैं कहूं कि आज नए साल के पहले रोज़ कोई अच्छी बात करते हैं। नहीं किया। सोचा था कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस लगे हुए थे, तो आज उनको लेकर कोई अच्छी बात से या अच्छी, जिसे कहते हैं अच्छी सुबह का आगाज़, अच्छे नए साल का आगाज़ किसी अच्छी खबर से या किसी खुशी की नवीद से करेंगे। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि आज का दिन मैं समझता हूँ एक इंतहाई मायूसी का, और मेरे तो कोई इतने बुत नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के बुत टूटने का दिन साबित हुआ। आज का दिन जो सुप्रीम कोर्ट में था उसके ऊपर हम सिर्फ नादिम और शर्मिंदा ही हो सकते हैं, हमें किसी तौर उस पर फ़ख्र नहीं हो सकता। और आज हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आज के रोज़ पाकिस्तान में किसी भी इदारे में बैठा हुआ शायद ही कोई शख्स जो है उस सीट की तौकीर और उसके कद के मुताबिक होगा। एवरीवन इज़ फॉलिंग शॉर्ट। चाहे हम अदलिया की तरफ देखें, मुकन्ना की तरफ देखें, पार्लियामान तो इस वक्त है नहीं, और जो सेनेट है वो जैसी है हम सबके सामने मौजूद है और जैसी उसकी सरबराही है। तो खैर, बात शुरू करते हैं आज के दिन के जो अहवाल हैं उसके ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस लगे हुए थे। एक तो लार्जर बेंच बनाया गया था, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जी वो वापस आ चुके हैं अपनी छुट्टियां गुजार के, और नए साल का आगाज़ उन्होंने बड़े ही एक अजीबो गरीब तरीके से किया है, जो सब आपने देखा होगा। अब चूँकि ये जो सर्कस है ये लाइव टेलीकास्ट भी होती है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं इनके कि ये इन्होंने ख़ुद अपना बुत जो है इस लाइव टेलीकास्ट करके तोड़ रहे हैं। और जो आज बड़े केसेस थे उसमें से एक लार्जर बेंच था जो लाइफ टाइम बैन के ऊपर मामला देख रहा है, और दूसरा उसके साथ आज एतजाज़ एहसन साहब की मिसिंग पर्सन की जो केस था वो भी फिक्स था। इन दो के ऊपर बात करेंगे, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और मामले में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हाई कोर्ट्स की जानिब से स्टेज जारी हो रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ कहा गया है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। यही तीन मौजू हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं काजी साहब के इंसाफ की। और जो लार्जर बेंच था उसमें भी ये बात हुई, और मिसिंग पर्सनस वाले केसेस में बात हुई। दोनों पे तकरीबन सेम ही था, हम दोनों की मिला के बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा काजी साहब की कि काजी खैर हो तेरे इंसाफ की, क्योंकि आज काजी तुझे 4 साल पहले उठाए जाने वाले मतीउल्लाह जान जो महज 4 घंटों के लिए उठाया गया था, और वो भी नहीं उठाया जाना चाहिए था, और तूने आज उस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा कि वो 4 घंटों बाद, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उठाने वाले कौन थे, और उसके बाद ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि जी उनकी रिलीज़ कैसे हुई और विद इन 4 आवर्स हो गई। आज काजी फ़ायज़ ईसा को मतीउल्लाह जान के 4 साल पहले 4 घंटे के लिए उठाए जाने का तो याद है, लेकिन आज की दौर में जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं सैकड़ों लोग जो उठाए गए हैं, जिसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं, पार्लियामान के मेंबरान भी मौजूद हैं, वो तमाम लोग जो मौजूद हैं वो याद तो खैर नहीं है, लेकिन महज आज से 48 घंटे, आज जब जिन्होंने ये कलमात अदा किए तो उससे 48 घंटे पहले 4 दफ़ा इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है, एक बहुत गरीब घराने से जिसका ताल्लुक है, जमशेद दस्ती जिसका नाम है, उस पर जो बीती है वो खुद बयान दे रहा है, अपने वीडियो पैगाम के अंदर बता रहा है कि उसके साथ क्या बीती, उसके ख़ानदान के साथ क्या बीती, उसके 10 माह के बच्चे के साथ क्या बीती, उसके साथ उसकी बीवी के साथ क्या बीती। लेकिन ये काजी तुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन तुझे याद है कि मतीउल्लाह जान के साथ 4 घंटे क्या हुआ था? क्या तुमने कोई उसके ऊपर एक्शन लिया, उनके खिलाफ कुछ सुओ मोटो लिया? आज आप चीफ जस्टिस हैं, आज उसके ऊपर कमीशन बना देंगे उसको किसने उठाया था और किसने रिहा करवाया था। क्योंकि मैं उस वक्त एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर टू पाकिस्तान का इंटीरियर के मामलात के ऊपर। मैं आपको गवाही दे रहा हूं कि उनको उठाने वाले कौन थे, वही लोग थे जो आज उठा रहे हैं, और उनको रिहा करवाने वाला इमरान खान था। उसके हुक्म के ऊपर जब मैंने इस्लामाबाद पुलिस से पूछ के
कि मतीउल्लाह जान को किसने उठाया है। रिपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मेरे सामने उन्होंने उस वक़्त जो जिस इदारे ने उठाया था उस इदारे को उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनूंगा, और उसी वक्त उसको रिलीज़ भी कर दिया गया था। लेकिन आपको वो बात याद है, लेकिन आज आपको अपना किरदार नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त जो मिसिंग पर्सनस हैं उसके ऊपर आपका किरदार क्या है। आपको असदुल्ला तूर के ऊपर हुए तशद्दुद, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और उस वक्त उसकी पूरी इंक्वायरी भी करवाई थी, वो तो आपको याद है। लेकिन आज के दौर में आप जो एक सीनियर बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन है, आजम स्वाति के ऊपर हुए तशद्दुद की आपको बात याद नहीं आई। आपको शहबाज गिल के ऊपर हुए तशद्दुद की बात याद नहीं आई। इसके अलावा बेशुमार तशद्दुद, आपको इनमें से किसी की भी बात याद नहीं आई। आपको असद की बात याद आई, और आज जब आप बात कर रहे हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि असद की आपके बारे में क्या राय है। आपसे तो मैं बहुत ज़्यादा अब रेट करता हूँ असद को, जो कम अज़ कम आज खुल के बात तो कर रहा है और बता रहा है कि आप किस तरह अपने जो हल्फ है और अपना जो आपका रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उससे आप हट रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप उन तमाम लोगों को भी दगा दे रहे हैं जिन्होंने आप पे एतबार किया, आप पे ट्रस्ट किया और ये आपसे उम्मीद लगाई कि आप एक इंसाफ पसंद मुनसिफ होंगे, लेकिन आप वो साबित नहीं हुए। और सबसे बढ़कर बात ये कि आज आपने जिक्र नहीं किया, बात तक नहीं की अरशद शरीफ के कत्ल की। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसी मुकदमे के अंदर जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी वफाकी हुकूमत ने, वो उसके मुखालफों की हुकूमत थी। उसकी रिपोर्ट के अंदर किस चीज़ की निशानदेही की गई है वो आज भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन आपके पास इतना वक्त तो है कि आप यूरोप जाके छुट्टियां गुजार सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अरशद शरीफ के कत्ल के इशू को एड्रेस करें। अरशद शरीफ की मां की दरखास्त आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पे वो मां आज भी अपने बच्चों को कातिलों को नॉमिनेट करने से कासिर है, क्योंकि उसके मां पर FIR नहीं की जा रही। ये रियासत का जबर है। लेकिन आपने बार बार आप यूज करते हैं मतीउल्लाह जान और असद का नाम, इससे ज्यादा महज आपकी रियलिटी कोई नहीं है। आज आपने पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर दिया। चलें ये तो छोड़ दें, शोएब शाहीन को वगैरह सबको छोड़ दें, एतजाज अहसन को छोड़ दें। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी रूए रवा आसमा जहांगीर साहिबा थी, आज उनकी साहबजादी उसकी रूए रवा है मुनीज़ जहांगीर। ये वो लोग हैं जो इमरान खान का शायद पसंद नहीं करते, उसका साथ नहीं देखते, वो नहीं देते, वो PTI के लोग नहीं हैं। लेकिन आज और इनको आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, मैं तो इस हद तक कहूँगा कि मुखालिफ भी हैं इमरान खान के या PTI के या उसकी जमात के लोगों के। लेकिन आज वो लोग भी क्या कह रहे हैं, आपको वो आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। 2 दिन पहले मुनीज़ जहांगीर ने और HRCP के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा तौर पर बताया कि किस तरह से रियासत एक सियासी जमात को और एक सियासी शख्स को टारगेट कर रही है, इलेक्शन के नाम पर एक ढोंग रचा रही है और इस ढोंग को आप सैंक्टिफाई कर रहे हैं। आपको ये तमाम आवाज़ें याद सुनाई नहीं देती, मैं हैरान हूं। और आपके साथ बैठे हुए जो ब्रदर जजेस हैं, मुझे उनके ऊपर भी शर्म आती है कि वो किस तरह से ये सर्कस का हिस्सा बने हुए हैं। आपकी अदालत में मुखालिफ व्यू रखने वाले की तजलील की जाती है। आज आपकी दोनों प्रोसीडिंग्स के अंदर ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप पहले पूछते हैं उस शख्स से कि तुम बताओ कि तुम्हारा व्यू क्या है। उसके बाद जब वो अपना व्यू बता देता है कि मैं किस तरफ हूं, तो फिर आपका टोन और मैनर चेंज होता है उसके साथ। अगर वो आपके तो व्यू के हक में है तो उसको दाद मिलती है, और अगर आपके व्यू के खिलाफ है तो उसकी तजलील की जाती है। बड़ा अफसोस की मुकाम है, ये आपकी लेगेसी होनी है इज्जत माब काजी फैज ईसा साहब। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इस वक्त मैं समझता हूं आपने इलेक्शन के मामले में तमाम जुल्म और जबर जो इस वक्त हो रहा है, या वो चीज़ें जो इस इलेक्शन को नामंजूर करवाएंगी किसी भी इंसान की नज़र में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर बैठा हो, लेकिन आपने मुल्क में एक जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। और वो मार्शल लॉ किस सूरत में होता है? वो मार्शल लॉ इस सूरत में होता है कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं कि इस वक्त कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर सवालिया निशान है। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव आरओज लगाए गए हैं उनका जो कंडक्ट है वो एक सवालिया निशान है। ये कैसा इलेक्शन होगा जनाब काजी फैज ईसा साहब, जिसमें
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महज 21 पूरे पाकिस्तान में महज 21 उम्मीदवारों के ऊपर रिजेक्शन हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 381 381 कैंडिडेट्स के पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ना सिर्फ पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं, बल्कि सलमान अकरम रजा जैसा सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और HRCP का मेंबर, वो ये कहता है कि जो PTI के जिन लोगों के कागजात नामंजूर किए गए हैं, आरओज उसका रिटर्न फैसला नहीं दे रहे। अदालतों के ऊपर उन्होंने अपने कमरों के ऊपर ताले लगा दिए हैं ताकि जो स्टिपुलेटेड टाइम है इलेक्शन रूल्स के तहत 3 दिन का, उसके अंदर अपील ना हो सके। आपको ये तमाम चीजें नजर नहीं आती, उल्टा आपने इस वक्त मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। और इस वक्त आपको पहले कभी याद नहीं आया, आज इलेक्शन से कुछ रोज कबल आपने लाइफ टाइम बैन का केस उठा लिया। क्या हम सब ये नहीं जानते कि ये आप सिर्फ कोई इसमें ना आपका असूली मौक़िफ़ है? मैं आज आप देखें बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात करना चाहता हूँ। हर शख्स का अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है। मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइफ टाइम बैन वाली बात है, ये एक डिक्टेटर की, एक मार्शल लॉ की पैदावार है। इसका हमारे आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। लाइफ टाइम बैन के लिए मैं कॉन्सेप्चुअली और जो है जहनी तौर पर और नजरियाती तौर पर इसके मुखालिफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी लॉजिक मैं आपको ये देता हूँ कि ये हमेशा से रियासती इदारों ने, यानी कि हमारी फौज और ISI वगैरह ने या मिलिट्री डिक्टेटर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बजरिया हमारी अदलिया के यूज किया है मुखालिफ सियासतदानों को मैदान से बाहर करने के लिए। इस चीज के लिए चाहे कोई बलोच लोग हों, चाहे इस चीज के लिए रियासत का सबसे हामी नवाज शरीफ हो, या आज रियासत के खिलाफ हुआ इमरान खान हो, इन सब के लिए इन्हीं प्रोविजंस को इस्तेमाल, ये प्रोविजन डालने का मकसद ही ये था कि मुखालिफ और नापसंदीदा शख्स जो है वो सियासत से और लीडरशिप से बाहर रहे। मैं इसलिए इस चीज के खिलाफ हूं। लेकिन आज जो कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए उन्होंने ये पूरा इस वक्त ढोंग रचाया हुआ है। मैं ये समझता हूं काजी साहब, इस पूरे ढोंग को छोड़िए। आप खुलम खुला कहें कि जी नवाज शरीफ को जो पिछले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, मुंह पे कालक मली थी, हम उसको रिजेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, सीधी खुल के बात करें। ये ढोंग रचाना कि जी हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और हमने 4 दिन में फैसला करना है और आप चाहते हैं कि हम सब आपके पीछे खड़े होकर तालियां बजाएं, जबकि आप आज नंगे हो गए हैं इसी मुकदमे की प्रोसीडिंग्स के दौरान लाइव टेलीकास्ट के अंदर, जब एक वकील ने आपसे एक सवाल किया कि जनाबे वाला, ये तो आप दरखास्त पे फैसला कर लें कि जी लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, लेकिन हमारी इसके अंदर एक और रिक्वेस्ट है जो कि एक आईनी मसला है कि जो सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, जो सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, उस सेंटेंस के ऊपर भी हमें कोई बात करनी चाहिए कि क्या उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत है या नहीं है। क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो वैलिड लीगल आर्गुमेंट के ऊपर होता है। अगर उसके केस में उसकी अपील के अंदर जान ना हो तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं होता। लेकिन काजी साहब ने फरमाया हम किसी भी पेंडिंग जो मामला है कोर्ट के सामने, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका क्या मानी है? इसके मानी है कि आपने खुलकर कह दिया है कि मैं इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दूंगा। वाज़े तौर पर आपने कह दिया है कि इमरान खान विल स्टे आउट एंड नवाज शरीफ विल कम बैक इन। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है काजी फैज़ी साहब। ये किसी सूरत इंसाफ नहीं है, ये किसी सूरत असूली बात नहीं है। देखिए, मैं वाज़े तौर पर कहता हूं कि नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, अवाम को फैसला करने देना चाहिए। मैं बिल्कुल ये लाइफ टाइम बैन के खिलाफ हूं। जहांगीर तरीन को भी इलेक्शन लड़ने देना चाहिए और भी मैं फैसल वाडा को भी इलेक्शन लड़ने दे जाए, अवाम को फैसला करने दे, जिसको वोट देते हैं नहीं देते तो आप इसमें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप एक असूल वजह करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो ये जो आप दूध के अंदर मींगने डाल के दे रहे हैं, इसमें आपकी लेगेसी हमेशा यही रहेगी कि आप छोड़े, मैं वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, पूरी कौम जानती है कि आपकी लेगेसी क्या रहेगी। लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों में आज को अफसोस तो हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ काजी साहब, वो इस बात के ऊपर हुआ कि आज आपने इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोली है मिसिंग पर्सन्स के केस के ऊपर। आपने एतजाज एहसन वाली पिटीशन के अंदर आज आपके ये अल्फाज थे जो उसमें आपने एड्रेस किया
शुएब शाहीन को, और आपके अल्फाज थे कि आप किस मुंह से कह रहे हैं कि उठाया गया। या तो एतजाज एहसन कहें, ये मैं कोट कर रहा हूं, या तो एतजाज एहसन कहें कि इनके सामने उठाया गया, या फिर उठाए जाने वाला कहे कि उसे उठाया गया। ये आपके अल्फाज थे काजी फैज़ साहब। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। आपने जिक्र भी किया आमना मसूद जंजुआ का। आपने आज मिसिंग पर्सन्स के ऊपर क्या किया है, मासवाए अपने इंटरेस्ट को इस्तेमाल करने के आपने मिसिंग पर्सन्स के ऊपर क्या किया है? क्योंकि आपने आज जो ये लाइन बोली है, मैं आपको बताता हूं, मेरा 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है मिसिंग पर्सन्स के केसेस को रिप्रेजेंट करने का, इसके ऊपर काम करने का बतौर वकील के। मैं आमना मसूद जंजुआ का भी वकील रहा हूं। उनकी जो तंजीम है उसकी बिहाफ पे मैंने पिटीशंस भी की हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कुछ लोग बाजियाब भी हुए हैं। हम जो मिसिंग पर्सन्स का कमीशन है उसके सामने भी हमने केसेस किए हुए हैं। हम जो भी काम किया है, मेरे उस एक्सपीरियंस की नज़र में मैं आपको बताता हूं, जो आज आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरी 15 साल जो प्रैक्टिस सिर्फ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर मैंने देखी है, उसके अंदर ये जो आपके अल्फाज थे, ये वो अल्फाज हैं जो रियासत के होते हैं। ये वो आर्गुमेंट है जो उठाए जाने वाले करते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के आर्गुमेंट है जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बोले हैं एतजाज एहसन की पिटीशन के अंदर। ये वो अल्फाज हैं, ये वो जहन है जो एक और पपेट इस्टेब्लिशमेंट का अनवार उल्लाह काकड़ जो है उसने 2 दिन पहले बात की है। बलोचिस्तान से अनवार काकड़ ये बात करता है, आप ये बात करते हैं। और अफसोस ये होता है कि आज आप गरीदा फारूकी के लेवल पे आगे हैं, क्योंकि कुछ रोज कबल एक बड़ा डिस्पिकेबल किस्म का वो सीन था जहां पे गरीदा फारूकी जो हैं वो महारंग बलोच के पास जाके उन्होंने जाके जिस किस्म की हरकतें की और जिस किस्म के लॉजिक इस्तेमाल किए, आज आपकी बात और आपका लॉजिक भी मिसिंग पर्सन्स के ऊपर एग्जैक्टली वही है जो इन तमाम लोगों का है। हम क्या नहीं जानते कि ये तमाम लोग ये लाइन कहां से लेते हैं? आज आपने ये लाइन बोलकर मिसिंग पर्सन्स के ऊपर ये साबित कर दिया है काजी फैज़ साहब कि यू आर नथिंग मोर देन एन एजेंट ऑफ द स्टेट। आपको इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा भी आएगा, आप बहुत शायद कुछ करना भी चाहेंगे, सो बिस्मिल्लाह कीजिए। लेकिन हमसे ये तवक्को मत करें कि हम पाकिस्तानी जो हैं या लोग आपको किसी भी सूरत एक आज़ाद जज के तौर पर तस्वर करेंगे, क्योंकि आज आपने बयानिया दे दिया है जो रियासती इदारे जो इस काम में मुलव्वस होते हैं उनका, कि वो किस तरह से जुटलाते हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की प्रैक्टिसेस को। ये बड़ा अफसोस ये का बात है। और आप जो कहते हैं ना कि एक वो आप बात करते हैं कि उठाए जाने वाला कहे, तो मैं बताता हूं, आप अगर आप में इतनी हिम्मत है तो बताइए, मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए मेरी बात। मुझे वीडियो लिंक पे लें कि मेरे ऊपर एसिड अटैक बरतानिया के अंदर किसने किया। मैंने ये तमाम मामलात यहाँ पे फाइल किए हुए हैं यहाँ के इदारों के सामने कि ये अटैक किसने करवाया था। मेरी तो किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है, और उस अटैक के पीछे डिमांड क्या थी और उसका मकसद क्या था। तो वक्त आने पे ये तमाम चीजें खुलेंगी और आपका किरदार भी अयां होगा। आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूं कि ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ज़रूर करें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की पूरी छुट्टी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म भी दोबारा बनने की होनी चाहिए, बशर्ते कि अवाम उसको इलेक्ट करे और आज़ाद और फेयर इलेक्शन हो। मैदान में इमरान खान भी हो, नवाज शरीफ भी हो, जहांगीर तरीन भी हो, और उसके अलावा जो हो सकता है सब हो, और फिर दौड़ाएं सबको। जिसको अवाम इलेक्ट करती है उसको 5 साल के लिए इक़्तिदार दें और बाकी इदारे जाएं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में काम अदा करें। लेकिन जिस तरह से आप ये करना चाह रहे हैं, मुझे तो वो एक नज़म याद आ गई। आजकल बच्चों के साथ गुजारने का बड़ा मौका, वक्त गुजारने का मौका मिलता है यहाँ पे, तो एक नर्सरी राइम जो है वो मेरी बेटी पढ़ती रहती है। तो वो जब मैं आज आपकी तमाम मैंने हरकतें देखी जो लार्जर बेंच की, तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहूँगा, शायद आपको समझ आ जाए। आपने वो बच्चों की एक नज़्म तो सुनी होगी, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty back together again. ये हजूर जो आप इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्टी डम्टी गिर चुका है, he has fallen। आपकी ये कोई भी हरकतें जो हैं ये उसको वापस नहीं ला सकती। उसको वापस जो है वो इंडिपेंडेंटली आना था। अगर वो वोट को इज्जत दो कर बयानिए पे रहता और जिनके खिलाफ बात कर कर के दोबारा उसने अपना रास्ता बनाया,
आज भी उस बात पे कायम रहता तो ही वुड हैव कम बैक अवाम की नज़र में। आज वो वापस नहीं आ रहा। बिकॉज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन आर ट्राइंग टू पुट हम्टी डम्टी बैक टुगेदर अगेन। तो इट विल नॉट वर्क, इट हैज़ नेवर वर्कड। तो उसको कहें हम्टी डम्टी को कि अपनी स्ट्रगल करे। और ये जो हमारे पाकिस्तान की सियासत की जो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हम तमाम सियासतदान जो हैं, जब एक के खिलाफ रियासत होती है तो दूसरे उसके साथ मिल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएं। और फिर जब उसकी बारी आती है तो फिर ये रोल चेंज होता रहता है। काश हमारी ये बात समझ में आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इस पूरे खेल के अंदर जस्टिस मुनीर से लेकर ईसा तक सब लोगों ने बहुत गंदा किरदार अदा किया है और मावनत फराम की है। और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे पाकिस्तान की रियासत और सियासत की और हमारे डाउनफॉल की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। वैसे आज मैंने वीलॉग तैयार तो किया हुआ था ज़ुबैर साहब के जो कुछ उन्होंने इंटरव्यू में बातें की हैं, क्योंकि उसके ऊपर मेरे भी पास कहने को बहुत कुछ है। लेकिन वो कल इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज ये एक इम्पॉर्टेंट करंट इशू था, इसलिए इस पर बात की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरा वीलॉग और मेरी बातें पसंद आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।